बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में कोई ऐसी खबर नहीं जो आपको पता नहीं चलेगी। हर खबर जैसी आप जानना चाहते हैं वैसी। सबसे पहले आपको बता दूं प्राइम एट 4 में आज खास क्या दिखाने वाला हूं। आज आपको दिखाऊंगा यूपी में नया चुनावी कलेश कहां से आ गया, बांग्लादेश। और दिल्ली में छठ पर सियासत जारी, आतिशी पर कैसे भारी पड़े मनोज तिवारी, यह खबर भी आपके सामने रखूंगा। झारखंड में पीएम मोदी की दहाड़, विपक्ष पर कैसे गिरा मुसीबतों का पहाड़, यह खबर भी होगी। और प्राइम एट 4 यह भी बताएगा कि कनाडा में खालिस्तानियों के हमले पर ट्रूडो ने कैसे बहाए घड़ियाली आंसू, यह भी आपके सामने। लेकिन सब हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर दुख जताया है। सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें 36 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह हादसा आज सुबह अल्मोड़ा के मार्चुला के पास हुआ, जहां सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख प्रकट किया। वहीं सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसा कैसे हुआ, कितने लोग बस में सवार थे, कितने लोग जख्मी हैं, हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां सड़क के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पे घायलों का इलाज कर रही है और सभी तरीके से पूरे हॉस्पिटल टीम को, यहाँ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर बाद रामनगर पहुंचकर घायलों का हालचाल जानेंगे। बताया जा रहा है कि बस 42 सीटर थी और 60 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे और ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके बाद ही घटना की पूरी जानकारी का पता चल सकेगा। लेकिन हल्द्वानी में घायलों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स एयरलिफ्ट कर दिया गया है। योगेश शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, हल्द्वानी। और उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें बदल गई हैं। यूपी की 9 सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पंजाब की 4 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। केरल की 1 सीट पर भी वोटिंग अब 20 तारीख को होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। इनमें 9 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश से, तो 4 पंजाब और 1 केरल से हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह अब 20 तारीख को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। और उपचुनाव की तारीखें बदलने पर अखिलेश यादव की पोस्ट सामने आई है। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, डालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी, पहले मिल्कीपुर अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीखें टाली। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और इसीलिए ये तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं। और झारखंड में गढ़वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा पहुंचे और वहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर हमला। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी छीन रहे हैं रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में बीजेपी अब की बार। झारखंड के गढ़वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है विपक्ष। मोदी ने कहा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठिया समर्थक हैं। वोट के लिए घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं।
जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। कल अमित शाह ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था और इस मौके पर उन्होंने घुसपैठियों के साथ यूसीसी का मुद्दा उठाया। अब इसे लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी को झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर का यह बयान, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, झारखंड के लोग बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। अमित शाह झारखंड में पहुंचकर यूसीसी की बात करके एक तरीके से धमकी दे रहे थे, कहा उन्होंने। इसलिए नहीं चलेगा ना कि वो लगातार बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। कहां है एनआरसी, कहां है यूसीसी, किसको डरा रहे हैं? झारखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं। वो जिस तरह से बात कल कर रहे थे, ये सवाल ये उठता है कि अब जो चौथा स्तंभ हम लोग जिसको मानते हैं वो भी उनके आगे बौना पड़ता है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। वो क्या तरीका है कोई मैनिफेस्टो लागू करने का? वो धमकी दे रहे थे। धमकाने की जरूरत नहीं है, झारखंड के लोग जागृत लोग हैं, सभी चीजों का जवाब इस चुनाव में देने का काम करेंगे। और यूसीसी को लेकर बीजेपी ने फिर से विपक्ष पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि देश के साथ झारखंड में भी यूसीसी लागू होगा, आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, ये बात दोहराई गई। आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा और पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी लागू होगा यूसीसी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल पूरे तरीके से पूरे देश के साथ झारखंड में भी लागू होगा, लेकिन जो हजारों वर्षों से जिन आदिवासी समुदायों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मुगलों और अंग्रेज, इन आदिवासी समूहों को यूसीसी के बाहर रखा जाएगा ताकि वो अपनी परंपरा जो उनकी हजारों वर्षों पुरानी है उसको आगे भी बढ़ा सके। और मुख्यमंत्री जी कुछ भी बयान देते रहे सीएनटी एसपीटी के बारे में, जब वो बोलते हैं तो उनको बताना चाहिए कि जो उन्होंने संपत्तियां डिक्लेयर की हैं उसमें से 90% संपत्ति तो उन्होंने इसी सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन करके खरीदा है। झारखंड चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी अपनी बात कही है। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, नित्यानंद राय का कहना है। झारखंड में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा का असर गरीबों के जीवन पर पड़ा है और लोग खुश हैं। झारखंड में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। और मंडल मुर्मू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। देखिए, पहले जो मंडल मुर्मू जी हैं उनको एक सम्मान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते उनको अपना प्रस्तावक बनाया था। उन्होंने जो काम किया है वो तो अब वो किस परिस्थिति में किया है वो आप सबों को पता होना चाहिए कि पहले उनको किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से फिर पुलिस उनको छुड़ाई, किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया कि आप उनके प्रस्तावक से डिनाई कर जाओ और अंततः उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, देश को कैसे तोड़े, कैसे सरकारों को तोड़े,
कैसे परिवारों को तोड़े और कैसे जो जिनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में रहे हों और जो आजादी की लड़ाई लड़ी हो और जो महात्मा गांधी के चाहने वाले हों उनको गॉडसे के चाहने वालों तक पहुंचा दे, इस काम में लोग लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर में अखिलेश को बताया 2024 का जननायक। सपा के पोस्टर में अखिलेश 2027 के महानायक, ये भी लिखा हुआ है। 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। 27 के सत्ताधीश वाला पोस्टर तो आप पहले देख ही चुके हैं। सियासी लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है, जहां चुनाव प्रचार के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच बनाई जाती है। लेकिन इन दिनों उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पोस्टर के जरिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है और उपचुनाव वाले जिलों से ज्यादा धमक और गूंज लखनऊ में सुनाई दे रही है। बटंगे कटंगे के बाद समाजवादी पार्टी पर पोस्टर की बाढ़ सी आ गई थी। उसी कड़ी में अब अखिलेश यादव को महानायक और जननायक बताया जा रहा है। 24 की जो जीत रही, जिसमें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी सीटें हासिल की, तो 2024 के जननायक अखिलेश को बताया गया है और 2027 के महानायक बतौर अखिलेश को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। हालांकि चुनाव में अभी बहुत समय है और उससे पहले बड़ी और कठिन परीक्षा उपचुनाव की भी है, लेकिन पोस्टर के जरिए ये तय कर दिया गया है कि उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर के जरिए यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का आना तय है और वो इस जीत के महानायक बनने वाले हैं। कैमरा विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पोस्टर पर बवाल हो गया है। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह पोस्टर लगाया है। यह पोस्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार के ठीक बाहर लगाया गया है। पोस्टर में हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे लिखा गया है और इसे लेकर सियासी पारा भी हाई है। और वाराणसी पोस्टर विवाद पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पोस्टर वॉर पर उन्होंने क्या बयान दिया है? सनातन को बचाने के लिए सबको साथ में आना होगा, कहा ब्रजेश पाठक ने। सनातन व्यवस्था पर हर काल में हमले हुए हैं और अगर सनातन को बचाना है तो सबको साथ में आना होगा, ब्रजेश पाठक का कहना है। जिस प्रकार की बातें विपक्षी दल कर रहे नारे को लेकर के या पोस्टर अभियान को लेकर के, मेरा साफ साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, सनातन धर्म पर, सनातन व्यवस्था पर सदियों से हमले होते रहे हैं। कोई आज की नई बात नहीं है। चाहे 500 साल पुरानी बात लें या उससे पहली बात लें, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो, हमेशा सनातन व्यवस्था पर हमले हुए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को फूंका गया है। नालंदा हो या अन्य लाइब्रेरियां हो, किस ढंग से आग लगाई गई थी केवल हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए। लेकिन भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है और आज भारत माता को इस बात का हम कह सकते हैं, हम सब नागरिकों को गर्व है कि दुनिया को हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने का काम भारत कर रहा है। और पोस्टर विवाद पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो जंग चल रही है वो तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला, नकारात्मक नारे और बंटवारे के सहारे जीतना चाहती है बीजेपी। उपचुनाव में नकारात्मक नारे के साथ लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। देखिए, जिस दल का चाल चरित्र और चेहरा जैसा होता है उसके कार्यकर्ता नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। और आगे आप तक जारी है। आईटीओ घाट पहुंची सीएम आतिशी।
और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया सियासत करने का आरोप। आतिशी ने कहा बीजेपी पूर्वांचल विरोधी है, छठ पूजा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली विरोधी है, ये तो पूरा दुनिया जानती है। हम जानते हैं कि उनके एक पूर्व सांसद जी ने उन्हीं की पार्टी के पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष को पीट के दौड़ा कर कुछ साल पहले मारा था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई कभी नहीं करी। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। और जहां छठ के मुद्दे पर आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं दिल्ली के प्रदूषण पर मनोज तिवारी ने आतिशी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। इस प्रदूषण के लिए जनता आम आदमी पार्टी को जवाब देगी, कहा मनोज तिवारी ने। प्रदूषण का जो कारण है उसको आम आदमी पार्टी की सरकार ढूंढना नहीं चाहती है, क्योंकि ढूंढेगी तो उसका निदान करना पड़ेगा। निदान करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी, और ये योजना बनाने में तो विश्वास करते नहीं। ये योजना सिर्फ लूटने का बनाते हैं, खजाने को कैसे लूटा जाए। हम बहुत दुखी हैं। मेरा बार बार दिल्ली के लोगों से प्रार्थना है कि आइए मिल करके ऐसे अकर्मण्य लोगों को दिल्ली की सत्ता से हटाते हैं। दीपावली के बाद से मौसम में नमी और हवा की रफ्तार कम होने की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। जहांगीरपुरी, मुंडका, द्वारका, मोतीबाग में AQI 400 के पार है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 373 रहा। दीपावली के बाद राजधानी का प्रदूषण तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में सोमवार यानी आज सुबह AQI 373 एवरेज रहा, और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो नोएडा AQI 304, फरीदाबाद 240, गुरुग्राम 276 रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में जहरीली हवा लोगों की सेहत के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए जानलेवा भी बनती जा रही है। एक्सपर्ट ने ऐसे मौसम में लोगों को बगैर मास्क खुली हवा में नहीं निकलने की सलाह दी। इस वक्त मैं NH24 पे मौजूद हूं, और पहले मैं आपको यहां के स्मॉग की तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से प्रदूषण की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली है और NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। देखिए किस तरीके से ये स्मॉग की स्थिति बनी है। जो धुंध की स्थिति आप देख रहे हैं, ये किसी सर्दी की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक पॉल्यूशन का लेयर है जो दिल्ली की फिजाओं में इस तरीके से फैल चुका है कि दिल्ली की हवा काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है वो दिल्ली में 373 है, यानी कि 373 है। लेकिन जिस तरीके से बीते सुबह यानी कि रविवार की सुबह 500 के आंकड़े को एयर क्वालिटी इंडेक्स ने छुआ था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डराने वाला था। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो जरूर माना जा सकता है कि दिल्ली की जो हवा है, जो दिल्ली में जो प्रदूषण है, वो AQI के मुताबिक अगर समझा जाए तो फिर बेहद ही खराब स्थिति को भी इसने क्रॉस कर लिया, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए खतरे की जो घंटी है उसे पार किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं और सलमान खुर्शीद जैसे लोग राहुल गांधी के टूल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजों की सरकार है और इंडिया गठबंधन इन जिहादियों का समर्थन करता है। देहात की कहानी है, रोपे बबुल तो आम कहां से हुई। मैं बार बार यही कहता हूं, जम्मू में जब सरकार आ जाए, पत्थरबाजों का समर्थक फारूक अब्दुल्ला कहें कि मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, तो ये एक सोची समझी रणनीति है। इस पर राहुल गांधी
उसकी जुबान नहीं खुलेगी। इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। इस पर न ममता बनर्जी का खुलेगा, न उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खुलेगा। ये लोग जिहादियों का समर्थन कर। और आगे आपको दिखाएंगे जिला समन्वय समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे और 10:30 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट उनका पहुंचने का कार्यक्रम। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे वक्त में है जब यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी भी यूपी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। कल राहुल जी यहाँ पे एक दिशा की मीटिंग, मेन कार्यक्रम तो दिशा की मीटिंग का है, का उद्घाटन राहुल जी से कराएंगे। उसके बाद 11:30 बजे से दिशा की मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो दिशा की मीटिंग करके राहुल जी चले जाएंगे यहाँ से। ये कार्यक्रम है सारा। और महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर हो गया। विपक्ष की शिकायतों के बाद ईसी ने ये एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन के पास उद्धव ठाकरे गुट जो है शिवसेना का और कांग्रेस, इन्होंने शिकायत किया था। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। अब उनकी जगह नए डीजीपी तैनात हो गए हैं। रश्मि शुक्ला ट्रांसफर कर दी गई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर को महाराष्ट्र डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया। रश्मि शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि डीजीपी सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में मदद पहुंचा रही है। चुनाव आयोग ने नए डीजीपी के लिए कल तक मुख्य सचिव से 3 नए नाम भी मांगे हैं। रश्मि शुक्ला जी पे ये भी हमने सवाल किया था कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। क्या वो खुद ही राज्य निवासी जो लोग हैं उनसे उनको डर लग रहा है, क्या भयभीत हो रहे हैं जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। और खास करके जिस तरीके से एक जो भी पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां से हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जनता के हित में होगा और जनता जिसको मत दे उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और आगे आपको हमले के विरोध में जम्मू में किया गया जोरदार प्रदर्शन। हिंदुओं पर हमले के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। और ब्रैम्पटन अटैक पर भारत ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, विदेश नीति में भारत के पीएम मोदी असफल और कमजोर साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक असफल और कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। उनकी विदेश नीति पूरी तरीके से वैसे ही उन्होंने चौपट कर दी जैसी अर्थव्यवस्था। अपने को विश्व गुरु बनने के चक्कर में भारत के हितों की रक्षा पूरी तरह नहीं कर पा रहा है। कनाडा की ये हिमाकत कि वो वहां पर एक मंदिर में वहां रहने वाले हिंदू दिवाली के पवित्र अवसर पर उस वातावरण में मंदिर में थे। और आगरा में सेना का एक विमान क्रैश हो गया। इस वक्त की अहम खबर, अभी की खबर है जो आपको बता रहा हूं। जमीन पर गिरते ही इसमें आग लग गई। पायलट समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कागरौल के पास गांव सोनिया के सोनीगा गांव के पास खाली खेतों में गिरा है यह विमान और उसमें आप देखें जैसे ही वो क्रैश हुआ है आग लग गई है। ये डेब्री आपको दिखाई दे रहा है, विमान का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ और उसकी जो मेन बॉडी है उसमें आप देख रहे हैं आग लगी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 लोग जो इसमें सवार थे उन्होंने वक्त पर एग्जिट करके अपनी जान बचा ली है, लेकिन क्या वो सुरक्षित हैं और उन्हें चोट नहीं आई, ये आपको हम जल्द अपडेट देंगे। आगरा के करीब सेना का ये विमान क्रैश हुआ है। ये किन हालात में क्रैश हुआ, ये कौन सा विमान था और किस तरीके से
इसमें किस गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। वो 2 लोग जिन्होंने सेफ एग्जिट किया, क्या वो वाकई सेफ एग्जिट साबित हुआ? क्या उनके पैराशूट वक्त पर खुले? क्या उनकी सेफ लैंडिंग ज़मीन पर हुई? वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, और उन्होंने ये इस हादसे के बारे में क्या बताया है, ये अपडेट आपको जल्द देंगे। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं। शिवानी मिश्रा हमारी संवाददाता इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे रही हैं। शिवानी, क्या पता चला है अभी इस बारे में? देखिए, फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि आगरा में सेना का जो विमान है वो क्रैश हुआ और जमीन पर गिरते ही एक बहुत बड़ी आग लगी। फिलहाल आग का जो गुबार है वो हवा में है। हालांकि इसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। पायलट सहित 2 लोगों ने ऐन मौके पर कूदकर अपनी जान बचाई है। कागारौल के गांव सोनिया गांव के पास खाली खेतों में फिलहाल विमान गिरा है। एयरफोर्स की तरफ से अन्य जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश किया है, और फिलहाल इसकी जानकारी ये दी जा रही है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद था, उसकी टेक्निकलिटीज कुछ समय बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएंगी। धन्यवाद शिवानी, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिवानी भी जो बता रही हैं वो कमोबेश वही जो मैंने इन्फॉर्मेशन, उन्हीं की पहुंचा इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मैंने आपको दी। अभी और जानकारियों का हम इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हादसा हुआ, किस जगह पर यह हादसा हुआ। ये खेत आपको दिखाई दे रहा है जहां पर जाकर सोनिगा गांव में ये विमान क्रैश हुआ है।